क्लियर हुआ था। रिटर्न में 2 बार एनडीए रिटर्न क्लियर किया था। पहली बार मेरा इंटरव्यू है इलाहाबाद से एसएसबी वगैरह सब क्लियर हो गई थी, मेडिकल हो गया था। फाइनल मेरिट में मैं रही। इसलिए सबका जीके, रीजनिंग, मैथ्स ये सब बहुत अच्छा हुआ था। तो बीएड वाला पेपर हुआ तो वो कुछ भी नहीं लगा। हमने जरा बीएसएफ में डीआईजी पद पर कार्यरत तथा देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाल चुके धीरेन्द्र संधू सर ने शौर्य सेना में भी अपना आशीर्वाद तथा अनुभव से सुरक्षा, सफलता तथा जरूरी सभी सूचनाओं से देश भर से आए स्टूडेंट्स को मार्ग प्रशस्त किया, जिसके लिए अकादमी द्वारा जय हिंद बोल सम्मान दिया गया। ये फंगर बना ना, तो आर्किमिडीज ने क्या कहा था, गिव मी अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट आई कैन टर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। है तो यहाँ पे फलक्रम बना के और हाथ वगैरह ऐसे बाहर निकालना है, छुड़िया ना गला। सिंपल सा चीज देखिए क्या है, गला पकड़ा आपकी कोई भी लगे करने में लगे हो, और हमेशा 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट देने हैं। जब भी देने हैं आपने खाली एक नहीं मारना है, एक मारोगे उससे क्या करना है। तुम ये तो ना ये होता है ना, कान के ऊपर अगर ऐसे मार दिया, कितना भी मजबूत आदमी होगा उसके पर्दे फट जाएंगे और डिसबैलेंस हो जाएगा। हमारी बॉडी का बैलेंस कौन बना, कान का पर्दा फट जाएगा। और बस सिर्फ गर्ल्स का सर, गर्ल्स अगर आती जाती है कहीं स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, गर्ल्स को बहुत समाज में सर हरासमेंट भी होती है और डर भी लगा रहता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? डरना नहीं है सर, बस यही होता है कि कोई तेज से हाथ पकड़ ले तो छुड़ाने में यही ऐसा लगता है कि लड़के का हाथ बताया सर, नहीं बस इसी में दिक्कत होती है। ये पकड़ लिया मान लो, है ना, आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, तो गला कभी पकड़ लिया, कुछ कर लिया तो सबसे आसान सिर्फ एक हाथ बीच से निकाल देना। ठीक, तो मैंने एक हाथ निकाला है, ये निकाल के हम तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं एक हाथ से। अगर यूं हमने किया भी तो हम तो वापस आता हुआ यही हाथ इसके यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, कहीं और लगेगा, और मैं दोनों हाथ भी बीच से निकाल सकता हूँ। और इसके तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कहीं पकड़ा है, ये वाला भी होता है ना, पर इससे कहीं ज्यादा मजबूत है, शायद ना छूटे, किसी मोटे मोटे हो तो आप खाली बीच से एक हाथ निकाल सकते हो, इसके यहाँ मार सकते हो। ये वाला सबसे आसान होता है। ऐसे किसी पॉइंट पे मार दो कि फिर वो भाग ही ना पाए पीछे। ये है बहुत सारे, ये है। ठीक है, अभी अपना खुद ही करके देखो, ये होता है। एसपीजी में हम करते थे, तो एसपीजी में क्या रहता था, हालांकि खाली रिकॉर्डिंग की इसमें वो नहीं है। तो फिर इसका ये रहा कि जब पिताजी ने पढ़ा करके, मिलिट्री स्कूल है 5 इंडिया में, अजमेर में है एक, बेंगलोर, बेलगांव, एक चैन और एक कानपुर। ये सैनिक स्कूल होते हैं, ऐसे मिलिट्री स्कूल होते हैं। सैनिक स्कूल जो है वो हर स्टेट में तकरीबन अपने एक है, और सैनिक स्कूल पार्शली फंडेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से और एमओडी से। मिलिट्री स्कूल जो है वो सारी एमओडी से फंडेड होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फंडेड होते हैं। और 5 मिलिट्री स्कूल में 6ठी में ही एडमिशन होता है, और एक क्लास को 30 बच्चे जाते हैं, तो 150 वैकेंसी पूरे इंडिया की होती है। और 10 से 12 साल तक उसमें एज वो होती है कि उसमें आप टेस्ट दे सकते हैं 6th क्लास में एडमिशन के लिए। तो पहली बार मैंने दिया कोचिंग वोचिंग लेकर के, नहीं पास हुआ। दूसरी बार फिर हमने कोचिंग ली 6ठी में, तो उस समय पेपर होते थे, जीके का पेपर होता था, मैथ्स का होता था, और एक रीजनिंग का, वर्बल नॉन वर्बल, वो दोनों रीजनिंग तब आती थी 6ठी में, जब जिस वक्त हम पेपर लेंगे, तो बाद में इंटरव्यू हुआ। तो दूसरी बार दिया, उसमें लक ने फेवर किया, हमारा सिलेक्शन उसमें हो गया। तो मेरा जो एडमिशन मिलिट्री स्कूल चैल के लिए, तो 6 से लेकर 12 तक फिर मैं मिलिट्री स्कूल चैल में पढ़ा। तो वहाँ वो बुनियाद ही बेसिकली जो करते हैं वो आर्मी में जाने के लिए कर देते हैं। मेरा एनडीए सब क्लियर हुआ था। रिटर्न में 2 बार एनडीए रिटर्न क्लियर किया था। पहली बार मेरा इंटरव्यू है इलाहाबाद से एसएसबी वगैरह सब क्लियर हो गई थी, मेडिकल हो गया था। फाइनल मेरिट में मैं रही। दूसरी बार फिर रिटर्न क्लियर हुआ, फिर इलाहाबाद गया एसएसबी के लिए, फिर मेरी एसएसबी नहीं क्लियर हुई। उसके बाद सीडीएस वगैरह दिया, मेरा इंटरव्यू फिर क्लियर नहीं हुआ। तो 4-5 बार मैंने फिर और सीडीएस के इंटरव्यू दिए, टोटल 7 मेरे इंटरव्यू हो गए सीडीएस और एनडीए वाले मिलाकर। जब नहीं हुआ फिर मैंने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। तो तब तक बीएससी हो गई थी। बीएससी 2 साल की उस समय हुआ करती थी। मेरठ कॉलेज से मैंने पढ़ाई की, बाद में फिर इंटर के बाद बीएससी के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें 300 रुपये के आसपास पेंशन आ गई थी मुझे, और सभी खाली बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी, बाकी सब पढ़ रहे थे। तो जब स्कूल से मैं आ गया था, जिम्मेवारी मेरे ऊपर दी गई कि भाई अभी ये छोटा, जो सबसे छोटा वाला जो भाई है और बहन है, कि इनको तो अपने पास रख के रखने कोई पड़ा। तो मैं खुद ही बीएससी में था, मैं उनको भी अपने पास ले आया, और उसमें मेन एम था सर छोटे वाले भाई को मिलिट्री स्कूल के लिए कोच करना, कोचिंग देना।
तो उसको मैंने दिन रात बैठ के पढ़ाया। रात को मैं अपना पढ़ता था, दिन में उसकी खूब पिटाई विटाई करनी, पढ़ाना, और खूब ठुकाई पिटाई उसकी मैंने की। मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी में इस तरह किसी बच्चे को नहीं पिटा होगा। तो उसमें पहली बार में सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हो गया, वो भी चैन मिलिट्री स्कूल में गया। और फिर मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि वो सिस्टर जो थी, छोटी वाली सिस्टर, वो भी फिर वापस उसका एडमिशन बजाय डायरेक्टर थी और जिला परिषद का एक टाउन है वहाँ। तो फिर मुझे अपनी पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करने का टाइम मिला। लेकिन जब बीएससी 2 साल की हो गई, फिर लगा कि नहीं, अभी पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जब एसएसबी में या इंटरव्यू में नहीं क्लियर कर पा रहे, मैंने कहा कुछ ऐसा तो किया जाए कम से कम कि नौकरी लग पाए। तो मैंने फिर बीएड में एडमिशन लिया। उस समय पहले बीएड में आपके मार्क्स के बेसिस पे हो जाता था। पहली बार कंपटीशन शुरू हुआ था, ओपन कंपटीशन से एडमिशन होना था। पूरा मेरिट कंपटीशन की तैयारी हमारी हो ही रखी थी। वो स्कूल से एनडीए की कोचिंग कराते थे। स्कूल में जो पढ़ रहे थे वो तैयारी एनडीए कराते थे। तो हमारा स्कूल में जैसे आरबी रूटीन रहता है, सुबह पीटी होती है, शाम को गेम्स होते हैं, इस तरीके से। तो इनके जो बच्चे 11th में आ जाते हैं, 11th 12th क्लास वालों का पीटी, मॉर्निंग असेंबली और शाम के गेम्स वो एक्सक्यूज होते हैं। उसकी जगह उनको स्कूल में आना पड़ता है और एक्स्ट्रा एनडीए क्लासेस वो होती हैं। तो इसलिए सबका जीके, रीजनिंग, मैथ्स ये सब बहुत अच्छा हुआ है। तो बीएड वाला पेपर हुआ तो वो कुछ भी नहीं लगा। हमने जरा इस देर में कर करा के वो मेरठ यूनिवर्सिटी पता चला, मैं टॉपर निकला उसमें। तो मेरठ कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो मेरठ कॉलेज से फिर वो बीएड मैंने कर ली। बीएड करने का मेन यही था कि कुछ भी नहीं तो टीचर तो बन जाएंगे और टीचिंग करके ये है कि एक पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाएंगे, फिर आगे देखी जाएगी। और बीएड भी हो गई और बीएड हो गई। अब क्या करें, फिर मैंने एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। तो तब तक मैं वो दिए जा रहा था कंपटीशन वगैरह। मैंने वो दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर वाला दिया था, बीएसएफ का दे दिया था, बीएसएफ का असिस्टेंट कमांडर वाला दिया हुआ था, एक ऑडिटर्स का दे दिया था। तो ऐसे करके कई सारे टेस्ट दिए हुए थे। और सबसे पहले मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का आ गया, वो रिटर्न क्लियर हो गया था। इंटरव्यू देने में गया, उसमें नहीं सिलेक्शन हुआ। अदरवाइज तो अब से 2 साल पहले जो मेरा बैच था 89 वाला बैच, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो तब इंटरव्यू में नहीं हुआ। फिर सबसे पहले रिजल्ट दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर वाला आ गया, क्योंकि इसका बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर वाला, इसमें सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा बस बोरे बिस्तरा बांधो और भागो। तो पिताजी ने मना किया, बोले नहीं, क्योंकि आर्मी में वो जब जेएंडके में पोस्टेड थे बारामूला में, तो बीएसएफ के साथ रहे हुए थे। बोले देखो मुझे पता है बीएसएफ की कैसी जॉब है, इतनी अच्छी वो नहीं है, वहाँ तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी पढ़ाई कर लो, एमएससी कर लो और फिर अपना कहीं टीचिंग जॉब में या कुछ और देखना, अपना जो भी है प्रोफेसर वगैरह बन जाओगे, कुछ होगा। तो मैंने कहा नहीं, वो मन में ये था मैंने कि जाते हैं पहले जॉब पकड़ो, कम से कम अपने पाँव पे खड़े होंगे, पेरेंट्स का कुछ लोड कम होगा और फिर आगे देखी जाएगी। तो जाके ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन की, ट्रेनिंग करके और फिर वहाँ से मैं पेपर देता था। तो जो नेक्स्ट वाला ही मैंने पेपर दिया था, 89 में पास आउट हुआ था ट्रेनिंग करके, 90 वाले इसमें असिस्टेंट कमांडर वाले में रिटर्न दिया था और 91 में ट्रेनिंग किया। छोड़ा नहीं, यानी कि ये था कि एक मन में था कि बनना उससे रहना ही। तो वो फिर अचीव किया। तब अचीव करके पिताजी को भी बड़ा अच्छा लगा कि देखो अब बेटा ऑफिसर बनना है। एसआई के साथ डीआईजी तक। और जब ऑफिसर भी बन गए थे तब ये कभी सोचा नहीं था कि डीआईजी बनेंगे। तो हम सोचते थे कमांडेंट बहुत बड़ी रैंक होती है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल या एसएसपी के बराबर जो है। तो तब लगता था कमांडेंट का जो रुतबा देखते थे ना कि कमांडर बटालियन उनको कमांड करता है और जहाँ जाता है वहाँ सब जो है एकदम इतनी उसको इज्जत मिलती है। तो हमारे मन में रहता था एक दिन कमांडेंट तो बनना ही बनना है। ठीक है, तो कमांडेंट भी अचीव हो गया, उसके ऊपर डीआईजी बन गए। तो ऊपर वाले जो देता गया छप्पर फाड़ के दिया, इतना शायद हमने सोचा नहीं। और जिस परिवार से आए उसके हिसाब से तो हो सकता है नेपाल, भूटान यही देश घूम सकते थे अपने जेब के खर्चे से, लेकिन देश ने कहाँ कहाँ घुमाया शायद कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो सब ये है कि आप अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और जो देश है वो आपको सपोर्ट करता है। तो पूरी यानी कि आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है, आपके जो साथी हैं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है और देश का सपोर्ट तो पूरा आपके पास हमेशा रहता ही है। तो वो सब जितना था, जो भी सहयोग या कहे आशीर्वाद, वो सब